नमस्कार दोस्तों, जेबीआर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर और हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। स्पेशली इन वीडियो में वर्ष 2019 में आयोजित जो परीक्षा हुई थी उसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने 550 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है और आज हम क्वेश्चन नंबर 551 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 551, कानीसोल हस्तकला किस्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की, यानी कानीसोल जो हस्तकला है वो भारत के किस राज्य में जो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो कानीसोल हस्तकला जो है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की फेमस है ना। किसकी फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर की फेमस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 552, मेटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है, यानी मेटूर बांध जो है वो किस नदी पर और किस राज्य में है। तो मेटूर बांध की बात करें तो ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी कर्नाटका, काली नदी कर्नाटका, कावेरी नदी तमिलनाडु, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो अपना मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है और तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा, कावेरी नदी तमिलनाडु में है। इसके बारे में और जानते हैं कि मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। मेटूर बांध क्या है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 553, पीएच स्केल का उदासीन मान क्या है, यानी पीएच स्केल है इसका उदासीन मान क्या है। देखो आप जानते हैं पीएच स्केल पर जो है 0 से 14 तक अंक होते हैं, यानी 0 से 14 तक की संख्या होती है, नंबरिंग होती है। तो इसमें जो है 0 से शुरू होता है और 14 तक चलता है। तो एक होता है ये इसमें जो क्षारीय अम्लीय और क्षारीय और तीसरा उदासीन, तीन चीज़ें इसके ऊपर होती है। तीन चीज़ों का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं पीएच स्केल से। तो वही ये पूछ रहा है कि पीएच स्केल उदासीन का मान क्या है, उदासीन कौन सी संख्या है जो उदासीन होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास में 14 के बराबर, 7 से कम है, 7 के बराबर है और 7 से ऊपर है। तो इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन सी रहेगा आंसर, 7 के बराबर। जो 7 के बराबर है संख्या वो है अपना उदासीन मान। उदासीन मान क्या है? 7 के बराबर है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पीएच स्केल जो है वह पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है, यानी उसकी सांद्रता के आधार पर जो है अम्लता और क्षारीयता को मापता है। पीएच स्केल की खोज जो है वो सोरेनसेन ने की थी और पीएच स्केल की रेंज जो हमने बात करी ली 0 से 14 तक है। अब पीएच स्केल का मान अगर 7 से अधिक है, मतलब 7 से कम है, सॉरी, अगर 7 से कम है पीएच तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा, विलीन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। यानी हम माने कि 0 से 6 तक अगर किसी का आता है, यानी 0 से 6 तक अगर कोई संख्या आती है तो उसका मान कितना क्या हो जाएगा, उसका मान जो है अम्लीय हो जाएगा। और अगर वो 8 से 14 तक है तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान क्षारीय हो जाएगा। और अगर पीएच 7 है, यानी 7 के बराबर है, यानी ओनली 7 बच गया ना अभी संख्या, तो 7 के बराबर है तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 554, इनमें से कौन सा एक संगठन है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है, यानी कौन सा संगठन है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन है हमारे पास वन पर संयुक्त राष्ट्र कोरम, ग्रीन पीस, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन। तो हमारा डी आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी जो समझौता जो है वो 2006 में हुआ था और ये 7 दिसंबर 2011 को लागू हुआ है। लागू कब हुआ है? 7 दिसंबर 2011 को। और इस संगठन की स्थापना जो है, जो इमारती लकड़ी जो
अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती संगठन की स्थापना की बात करें तो वह 1986 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो जापान के योकोहामा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जापान के योकोहामा में इसका मुख्यालय स्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 556 की। केले भूरे रंग में बदल जाते हैं क्यों? यानी केले का रंग जो है वो ग्रीन होता है। पहले क्या होता है? ग्रीन होता है। जब कच्चा केला होता है उसका ग्रीन होता है, जब पक जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला कलर हो जाता है। और पीला के बाद में लास्ट में ये भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो केले का रंग 3 प्रकार से होता है। ग्रीन कच्चा होता है, पक जाता है तो पीला कलर हो जाता है, और फिर भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में जब। तो ये पूछ रहा है कि भूरे रंग में कन्वर्ट होने का कारण क्या है इसका? तो ऑप्शन है हमारे पास, एक एंजाइम स्ट्रास को शर्करा में परिवर्तन करता है। एक एंजाइम जो है वो स्ट्रोस को जो क्या करता है? शर्करा में परिवर्तन करता है। दूसरा बोलता है वायु केले में उपस्थित एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जो केला जो है, जो हवा के अंदर उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया करता है। तीसरा है बिसफोस्फोनेट्स केले में एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जो बिसफोस्फोनेट है वो केले के अंदर एंजाइम होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करता है। और डी है एक एंजाइम शर्करा को स्ट्रॉस में परिवर्तन करता है। तो जो केले का जो भूरे रंग होने का रीज़न है, वायु में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ में केला अभिक्रिया करता है, यानी अभिक्रिया करता है, और उसके कारण से इसका कलर जो है भूरे रंग में बदल जाता है। जैसे कि लोहे को जंग जमता है उसी प्रकार से केले का रंग भी जो है पीले से भूरा होता है। अब इसके बारे में अगर जानना है तो आप इस चीज़ को नीचे पढ़ सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है, यानी जो कच्चे केले हल्के जो है हरे रंग के होते हैं, जो पकने के बाद ही पीले होने लगते हैं। यानी पकने के बाद होते हैं पीले होने लगते हैं। और केले में जो है जो पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज जो नामक एक एंजाइम होता है जो वायु में क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जो पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज होता है केले के अंदर उपस्थित होता है वो वायु के अंदर में जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और केले को एक प्रकार के जंग के साथ क्या करता है? आच्छादित कर देता है, जिसके कारण से इसका रंग जो है भूरे रंग का दिखाई देता है। और जो ये प्रक्रिया होती है भूरे रंग के जो धब्बे होने की या भूरे रंग का रंग में कन्वर्ट होने की, उसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 556। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रेडिट से नहीं जुड़ा है? यानी क्रेडिट से नहीं जुड़ा हुआ है, उधार से नहीं जुड़ा हुआ है। कौन सा है? पहला है आवश्यक दस्तावेज, संपार्श्विक, ब्याज दर और वित्त मंत्री की मुहर। तो इसमें डी ऑप्शन रहेगा। वित्त मंत्री की मुहर जो है वो हमारे क्रेडिट यानी ऋण से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी ऋण लेने के लिए हमें आवश्यक दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है, संपार्श्विक की भी जरूरत पड़ती है और ब्याज दर की जरूरत। संपार्श्विक मतलब होता है कि हम ब्याज के बदले में कोई राशि या ब्याज के बदले में कोई चीज़ हम लोग बैंक के पास में रखते हैं, उसको संपार्श्विक कहते हैं। तो वही संपार्श्विक है। तो इसमें जो है बात आती है कि ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में धन, माल या सेवाओं के साथ उधारकर्ता की आपूर्ति करता है। और क्रेडिट से जुड़ी 3 बातें ब्याज है, संपार्श्विक है और आवश्यक दस्तावेज है। हम बात करते हैं हम लोग संपार्श्विक की। तो संपार्श्विक क्या होता है? एक सुरक्षा होती है जो बैंक के पास में हमें रखनी पड़ती है। सुरक्षा के तौर पर हम अपनी संपत्ति भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार लोन लिया, कार लोन की बात करते हैं हम लोग। कार लोन लिया हमने, तो कार लोन लेने के लिए हमें जो कार के डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है कार के, वो दस्तावेज बैंक के पास रखने होंगे, तभी हमें बैंक से कार लोन मिलेगा। वैसे ही हम लोग होम लोन की बात करें, होम लोन में भी ऐसा ही होता है। होम लोन में क्या रहेगा? हमें घर के जो दस्तावेज हैं वो बैंक के पास में जमा करने होते हैं, तभी बैंक हमें उसके बदले में लोन देगा। तो संपार्श्विक क्या है? एक सुरक्षा है। एक सुरक्षा है जो कि बैंक हमसे मांगता है, यानी ऋणदाता से बैंक मांगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 557। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा असम। यह जो है असम का सबसे पुराना जो उद्यान है, इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह जो है एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया में एक सींग वाले गेंडों के 2/3 भाग की मेजबानी भी यही करता है। और इसे जो है किसी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 558।
इनमें से किस व्यक्तित्व को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी किसको भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास अमिताभ बच्चन, दादा साहेब फाल्के, देव आनंद और राजेश खन्ना। तो इसमें दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी। पहली फिल्म का नाम क्या था? जो है हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। और ये 1913 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 559। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी शेरशाह ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है टका, रुपया, मोहर और दिनार। तो इन्होंने जो रुपया नामक जो है चांदी के सिक्के जारी किए, जो है सिक्के जो है जारी किए थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा, रुपया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 560। निम्नलिखित में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है एक कंपनी का राजस्व पर, माल और सेवाओं का निर्यात पर, माल और सेवाओं का आयात पर और निर्मित माल पर। जो है उत्पाद शुल्क जो है उत्पादन के ऊपर लगाया जाता है। तो निर्मित माल पे जो है उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, यानी माल जब निर्मित होता है तभी उसके ऊपर जो है शुल्क लगाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादन शुल्क बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, उत्पादन शुल्क। मान लीजिए कोई कंपनी है, इसको ऐसे समझते, कोई कंपनी है टायर बनाती है, टायर बनाती है। अब टायर मार्केट में आया तो उसके ऊपर सेल टैक्स बोलते हैं उसको। लेकिन उत्पादन शुल्क जो है, अगर टायर जो कंपनी बना रही है, जैसे एमआरएफ जो है वो टायर बना रही है, तो एमआरएफ कंपनी के बनाते समय इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको उत्पादन शुल्क बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 561। मलाला यूसुफजाई की बायोपिक का नाम क्या है? यानी मलाला यूसुफजाई जो है उसका बायोपिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है द एविएटर, फरीदा, द सोशल नेटवर्क और गुल मकई। तो इसकी जो बायोपिक फिल्म है मलाला यूसुफजाई की, वो क्या नाम है? गुल मकई उसकी फिल्म का नाम है। क्या नाम है? गुल मकई। अब जानते हैं जो मलाला यूसुफजाई के बारे में। यह जो है पाकिस्तान की एक लड़की है जो शिक्षा कार्य करता है। उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह सबसे कम उम्र की महिला है जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। जो हम बात कर रहे थे इस मूवी की, मलाला यूसुफजाई के जो ऊपर बायोपिक बनी है गुल मकई, इसके जो निर्देशक है वो H.E. अमजद खान द्वारा किया गया था। और ये पहली मलाला यूसुफजाई पर बनने वाली बायोपिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 562। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यानी किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा। तो जो हॉर्नबिल त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, नागालैंड। तो हॉर्नबिल त्यौहार के बारे में जानते हैं। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है और ये नागा गांव में आयोजित किया जाता है। और हर साल जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस उत्सव में नागालैंड राज्य की सभी जनजातियां हिस्सा लेती है। नेक्स्ट है, यह जो है पहली बार जो है वर्ष 2000 में मनाया गया था। कब पहली बार कब मनाया गया था? 2000 में मनाया गया था और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 563। 1985 में 62वें संशोधन द्वारा यानी 1985 में संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें भारतीय संविधान में क्या संशोधित किया गया था? यानी क्या संशोधन किया गया था उसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन है दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्य सूची में संशोधन किया गया था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन किया गया। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, दल बदल विरोधी कानून। यह जो है राजनीतिक पार्टियों में यानी संसद और राज्य विधायकों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 564। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है रणजी ट्रॉफी, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी,
डुरंड कप। तो इसमें रणजी ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित न होकर के ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से कौन संबंधित है? रणजी ट्रॉफी संबंधित है, जो कि भारत में जो खेली जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? यानी कौन से अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ जो मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 24 जो है वो शोषण के जो खिलाफ मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, 566। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो ऑप्शन ए है पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, शेर ए बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ, एडन पार्क न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इसमें जो है शेर ए बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ जो अपना 100वां शतक बनाया था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, बांग्लादेश के खिलाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 567। पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, पुस्तक के लेखक कौन है? यानी पुस्तक है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ का लेखक कौन है? तो ए है शशि थरूर, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो इसके जो है पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 568। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है इंडिगो जो प्लांटेशन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह, यानी इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह। 2 है असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। 3 है रोलट सत्याग्रह। 4 है भारत में साइमन कमीशन का आगमन। तो 4 घटनाएं हैं, इनको क्रम वाइज जो हमें रखना है, कौन सी घटना पहले हुई थी, इसी हिसाब से इनको हमें जमाना है। ऑप्शन ए है 1 3 2 4, 3 4 2 1, 4 2 1 3, 1 2 3 4। तो इसमें जो है हमारा ए आंसर रहेगा 1 3 2 4, यानी कि पहले जो है इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में रोलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद में जो है असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और लास्ट में भारत जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। तो इसमें बात करें इंडिगो प्लांटेशन की जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में हुआ था। उसके बाद में असहयोग जो आंदोलन जो है 1920 में हुआ था, और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 569। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? तो ऑप्शन है महाभियोग प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो भारत में जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वो कि अनुच्छेद 61 में दर्शाया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और वो ही एक ही बेस पे जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है वो है संविधान का अतिक्रमण। बात करें इसके बारे में तो राष्ट्रपति को जो है संविधान का उल्लंघन करने पर जो है राष्ट्रपति को उनके पद से जो है हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। और इसके अंदर जो राष्ट्रपति को जो है जो भी सदन में जिस भी सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करी जाती है, उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित होकर के एक नोटिस जो है राष्ट्रपति के पास 14 दिन से पूर्व जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल या अपनी पसंद के किसी अन्य कानून अधिकारी को जो सेवा में लेकर के अपना बचाव कर सकता है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यदि अन्य सदन जो दूसरा सदन है जैसे लोकसभा में अगर लाया गया तो उसके जो है 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दे दिया, उसके बाद में राज्यसभा में आ जाएगा, और राज्यसभा के द्वारा जो है 2/3 बहुमत से अगर वो पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से उस तारीख से हटा दिया जाएगा जिस दिन ये बिल पारित हुआ है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 570।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन ए है पीएनबी, बी है आरबीआई, सी है एसबीआई, डी है आईसीआईसीआई। तो इसमें जो है ऑप्शन बी रहेगा आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक जो है नोट छापने का काम करता है। इनकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसे भारत का बैंकर्स बना दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 571। पुरंदर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बात है पुरंदर की संधि पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन ए है अफगान और पुर्तगाली, बंगाल के नवाब और राजपूत, पूर्वी गंग और चोल, मुगल और मराठा। तो पुरंदर की संधि जो है मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, मुगल एवं मराठा। यदि इनको ही बात करें तो पुरंदर की संधि जो है वो 11 जून 1965 को हुई थी और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच हस्ताक्षर किया गया था। मुगल सम्राट उस समय औरंगजेब थे और औरंगजेब की ओर से जो राजा जय सिंह जो है पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने आए थे और इसकी शर्तें निम्नलिखित थी। क्या थी? कई किलों को मुगलों के अधीन कर दिया गया था। शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलेंगे। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी भेजने के लिए तैयार हो गए थे और शिवाजी को किसी भी स्थिति में मुगलों की मदद करनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 572। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा विटामिन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 573। किस भारतीय राज्यों में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? यानी बांस के द्वारा जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है एक पुरानी प्रथा है, वो किस राज्य की है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है मेघालय, सी है तेलंगाना, डी है महाराष्ट्र। तो मेघालय में जो है बांस के द्वारा जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये ऑप्शन बी है, हमारा आंसर रहेगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 574। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? यानी उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो सबसे जो ठोस गुणवत्ता वाला जो है वो कौन सा कोयला है? तो एंथ्रेसाइट सबसे ठोस गुणवत्ता वाला कोयला है। तो एंथ्रेसाइट, डी हमारा आंसर रहेगा एंथ्रेसाइट। इसमें जो है 86% कार्बन और 14% वाष्पशील पदार्थ शामिल होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कम बहुतायत वाला रूप वाला कोयला है। कोयला सबसे अधिक उपलब्ध जीवाश्म ईंधन माना जाता है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। लंबी अवधि तक तापीय अवशेषों के संपीड़न के कारण कोयले का निर्माण होता है। यह कोयले का सबसे उच्च रूप है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उसमें सबसे उच्च गुण वाला कोयला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 575। इनमें से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन ए है मराठी, बी है हिंदी, सी है ओडिया, डी है पाली। तो इसमें ओडिया भाषा को जो है शास्त्रीय जो भाषा घोषित किया गया है। भारत में अब तक जो है हम बात करें 2024 तक, जो 2024 तक जो है जो 11 शास्त्रीय भाषाओं को जो है मान्यता मिली, यानी 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिल चुकी है। वो कौन सी भाषाएं हैं? एक है असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। भारत सरकार ने जो शास्त्रीय भाषाओं की जो श्रेणी जो है 2004 में इनकी शुरुआत की गई थी और उस समय सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो पहली भाषा पूछ जाए तो वह तमिल भाषा है और कब? 2004 में ये शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 576। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1949, 1948, 1951 और 1950। तो योजना आयोग जो है 1950 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 1950। और जो है योजना आयोग को अगस्त 2014 में इसको खत्म कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 577, ओजोन रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, यानी ओजोन जो है डिप्लेशन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है महासागरों में, बी है ध्रुवों में, सी है कटिबंधों में और डी है भूमध्य रेखा पर। तो सबसे ज़्यादा जो है ध्रुवों पर जो है ओजोन का स्तरण होता है, रिक्तीकरण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, ओजोन रिक्तीकरण जो सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 578, निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। एकात्मक प्रणाली, मूलभूत अधिकार, संघीयता, सत्ता का विभाजन। एकात्मक प्रणाली नहीं है, ये नहीं है, पहला नहीं है। मूलभूत अधिकार है, संघीयता भी है और सत्ता का विभाजन भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एकात्मक प्रणाली जो भारत के संविधान में उपलब्ध नहीं है। एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण केंद्रीय शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास, यानी संपूर्ण शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार में निहित होती है तथा राज्यों के प्राधिकारी केंद्र द्वारा प्रायोजित प्राधिकारियों को प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 579, निर्वाचक भारत में पहली बार मिली थी, यानी निर्वाचक ने कॉन्स्टिट्यूएंट जो है भारत में पहली बार कब मिली थी। तो 1948 में, 1946 में, 1947 में, 1945 में। तो पहली बार कब मिली थी। तो पहली बार जो है 1946 में जो है संविधान सभा की बात हो रही है। संविधान सभा की बात हो रही है, तो संविधान सभा जो पहली बार 1946 में हुई थी। अब इसकी बात करें, यानी कि ये पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, वर्तमान का जो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष था, यानी पुरानी जो संसद थी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, में संपन्न हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। फिर है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 580, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजन किए गए थे। जो ओलंपिक्स है, पहला ओलंपिक्स कब आयोजित किए गए। तो ऑप्शन है 1896, 1921, 1935 और 1943। तो पहली बार जो ओलंपिक्स है वो कब आयोजन किए गए थे। तो पहली बार ओलंपिक्स जो 1896 ईस्वी में आयोजित हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 1896, यानी ये 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को जो है ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। ग्रीस की राजधानी एथेंस में इनका आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेल जो है फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोरबाटिन की देन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 581, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था। यानी स्वच्छता जो है वो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सी राजगोपालाचारी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन जो महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 582, जब ब्याज या मूलधन अवधि के लिए अतिदेय ओवरड्यू हो जाता है तो लोन यानी जो ऋण है वो एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। यानी कब बन जाता है। तो ऑप्शन ए है 365 दिन में, 5 वर्ष के बाद में, 180 दिन और 90 दिन। यानी कोई भी बंदा जो है किसी बैंक से लोन ले रखा है और वह लोन की जो किस्तें जो है वो जमा नहीं कराता है, यानी जब ब्याज या मूलधन अवधि के अतिदेय हो जाता है यानी बोल रहा है कि या तो कितने दिन तक वो ओवरड्यू हो जाता है, कितने दिन तक वो जमा नहीं कराता है, तो वह लोन जो है एनपीए बन जाता है, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। तो ये है 90 दिन में, यानी 3 किस्त अगर किसी की ड्यू हो जाती है 3 महीने की, तो वह जो है ओवरड्यू हो जाए, वह गैर निष्पादित एनपीए में बैंक उसको डाल देता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 90 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 583, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात हो रही 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो सबसे कम जनघनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या है,
अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बात करें सबसे अधिक जनघनत्व की, तो सबसे अधिक जनघनत्व है वो है बिहार का। किसका है? बिहार का कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का है, सबसे अधिक बिहार का है। और सबसे कम की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी इसी के अनुसार हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे कम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 584। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इससे क्या कहा जाता है? यानी सरकार का जो कुल राजस्व है उधार को छोड़ करके नियोजित व्यय से कम हो, जो व्यय वो नियोजित करते हैं उससे कम हो जाता है, तो इसका क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अंदाज पत्र न्यूनता कहते हैं। दूसरा राजस्व घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। चौथा है घाटा वित्तीयन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग राजकोषीय घाटा दर्शाते हैं। क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है, यानी कोई सरकार जो नियोजित व्यय करती है, एक व्यय फिक्स करती है कि इस व्यय में हम लोग जो है नियोजित व्यय से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कुल राजस्व जो है सरकार जो है कुल राजस्व तय करती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए उन्होंने तय करा, उसके बाद में जो है नियोजित व्यय उनका अधिक हो गया। नियोजित व्यय मान लीजिए इनका 1,50,000 हो गया, 1.5 लाख रुपये हो गया, तो इनके पास में 50,000 का क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा इनके पास में। तो इसी को बोलते हैं कि जो कुल राजस्व जो है नियोजित व्यय से कम है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी क्या होता है? राजकोषीय घाटा ये सरकार के कुल खर्च और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। यानी आसान शब्दों में सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने उधार की जरूरत पड़ेगी उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी जैसे मैंने समझा आपको कि सरकार के पास में 1 लाख रुपए है और उन्होंने जो है वे जो है 1.5 लाख रुपये कर दिया, तो अब सरकार को 50,000 रुपये किसी से उधार लेने पड़ेंगे। किसको? पूरा करने के लिए, जो उन्होंने खर्च करा उसको पूरा करने के लिए 50,000 किसी से उधार लेने पड़ेंगे, तो उसी को हम लोग जो है राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यानी राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा क्या? GFD, इसको कुल व्यय माइनस जो राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से सर्जित जो पूंजीगत प्राप्तियां उनको जो है मिला करके माइनस कर दिया जाता है, तो वो सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 585। जब आप 1 ग्राम 1 GM तांबा कॉपर पाउडर वाले, यानी 1 ग्राम कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर जो पाउडर है उसकी सतह पर एक काला पदार्थ बनता है। इसका क्या कारण है? काला पदार्थ बनने का कारण क्या है? तो इसके ऊपर पहला है स्वचालितीकरण, यानी उसको बोलते हैं ऑटोमाइजेशन। दूसरा है समुद्र जल से नमक को दूर करना, यानी डीसेलिनिजेशन। तीसरा है उपचयन, यानी ऑक्सीकरण। चौथा है कार्बनीकरण, यानी जलकर कोयला हो जाना। यानी 4 ऑप्शन हमारे पास में कि जब 1 ग्राम तांबा पाउडर को चाइना डिश को गर्म करते हैं, यानी 1 ग्राम जो तांबा कॉपर वाली एक चाइना डिश है उसको जो है गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है। इसे का जो कारण क्या है? पाउडर बनने का कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? ऑक्सीकरण होता है। उसका कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग उपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, उपचयन ऑक्सीकरण। यानी होता क्या है? जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाता है, यानी जब कॉपर पाउडर है उसको चाइना डिश जो होती है, चाइना की जो कोई प्लेट होती है उसके अंदर रख करके हम लोग गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है तो कॉपर पाउडर की सतह पर एक काले पदार्थ की परत चढ़ जाती है। यह काली परत जो सतह पर निर्मित होती है यह उपचयन यानी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है तो वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है जो रंग में काला होता है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 2Cu विद इन ब्रैकेट S है प्लस O2G, यानी कॉपर जो है ऑक्सीजन, यानी क्या होता है? कॉपर ऑक्सीजन बन जाएगा 2CuOS, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 586, यानी प्रोस्टाजीवों द्वारा गति के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? यानी जो प्रोस्टाजीव होते हैं उनको गति के लिए जो किस विशेषता का प्रयोग करते हैं? ए है एफी, बी है मैक्सिलिया, सी है
फ्लेजिला और डी है चिमेरा। तो लोग जो है फ्लेजिला जो पद्धति का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? फ्लेजिला विशेषता का उपयोग करते हैं। अब फ्लेजिला विशेषता होती क्या है? ये इन जीवों की एक आकृति है जो प्रोटिस्टा जीव द्वारा हरकत करने में प्रयोग किया जाता है। जो प्रोटिस्टा जीव होते हैं उनके द्वारा जो हरकत की जाती है, उन हरकत में प्रयोग किया जाने वाला जो है एक आकृति है फ्लेजिला। जो प्रोटिस्टा जीव कई तरीके की आकृति का प्रयोग करके हरकत करते हैं, जैसे फ्लेजिला कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया और सुकेंद्रिक के कोशिका जो शरीर से बाहर जो है निकलती हुई एक चाबुक जैसी परिशिष्ट होती है, जिससे लोग जो है क्रिया करते हैं, गति करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 587। एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं। यानी एक जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर एक नाभिक सहित झिल्ली में एक बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय क्रियाओं को खालिस्तान में कार्य करने में सहायक होते हैं। यानी कोशिकाओं की कौन सी क्रियाएं हैं जिनको करने में वो लोग सहायक होते हैं? ऑप्शन है अलगाव, बी है द्विभाजन, सी है विभाजन और डी है समावेश। तो ये अलगाव का कार्य करता है। क्या करता है? अलगाव का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन रहेगा अलगाव। होता क्या है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय जो प्रक्रियाएं होती है उनको अलगाव में कार्य करने में सहायक होते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली का निर्माण जो 3 परतों से मिलकर बना होता है। इनमें से बाहरी या भीतरी परत प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली जो परत होती है उसका निर्माण वसा के माध्यम से यानी वसा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 588। हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय जो कौन से पहाड़ों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, बी है खंड, सी है पठार और डी है परत। तो हिमालय क्या है? एक परतदार पठारों का गठन है, यानी परतदार जो परतवाई परत बनी हुई है, तो परतदार पहाड़ों का एक उदाहरण है हिमालय। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा परतदार। इसमें क्या होती है? हिमालय जो वलित परतदार पर्वतों का एक उदाहरण है। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य क्या होती है? अपनतियां और अभिनीतियां होती है। परतदार पर्वत के अन्य उदाहरण की बात करें तो आल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज आदि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 589। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, यह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? पोकली जो है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? पोकली की बात करें, चावल की किस्म कौन सी? पोकली है जो लवणता को बनाए रखने में जो है मददगार होती है। तो ऑप्शन है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है गोवा। जो पोकली जो है वो केरल की एक प्रमुख फसल है। चावल के किस्म केरल के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा केरला। तो चावल की पोकली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी पैदावार केरल के तटीय जिलों यानी कौन से तटीय जिले हैं, जैसे बात करें हमको अलापुजा, एर्नाकुलम एवं त्रिशूर में की जाती है। हाल ही में बंगाल में आए अम्फान तूफान के कारण धान के खेतों में खारा जल भर जाने से यहाँ के किसान पोकली किस्म के धान की जो रोपाई अपने खेतों में कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 590। कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो कांगड़ा चित्रकला शैली है उसके संबंध में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है हमारा, इसका विषय प्रकृति में शुष्क है। किसका? कांगड़ा चित्रकला शैली का। दूसरा है इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। तीसरा यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। और चौथा इनमें गहरे लाल और काले रंग के साथ सशक्त रंगों का उपयोग होता है। तो ये सभी 3 ऑप्शन इसके गलत है, एक सही है। इसमें यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। कौन सा? कांगड़ा चित्रकला शैली। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। अब इसकी बात करें, भारतीय चित्रकला के इतिहास के मध्यकाल में विकसित पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली का विशेष स्थान है। कांगड़ा चित्रकला का विकास जो है कटोच राजवंश के राजा संसार चंद के शासनकाल में हुआ था। कांगड़ा शैली में सर्वाधिक प्रभावशाली आकृति किसकी है? स्त्रियों की आकृतियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 591। भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, बी है कीर्ति चक्र, सी है अशोक चक्र और डी है महावीर चक्र। तो अशोक चक्र जो है वो सर्वोच्च शांतिकाल का जो है वीरता पुरस्कार है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर रहेगा अशोक चक्र। बात करें अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। तब इस सम्मान को अशोक चक्र वर्ग 1 कहा जाता था। इसे 1967 ईस्वी में से
सिर्फ अशोक चक्र कहा जाने लगा। अशोक चक्र सम्मान पहली बार 1952 में दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 592। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है टेनिस, सी है हॉकी और डी है क्रिकेट। तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। डुरंड कप जो है फुटबॉल में खेला जाने वाला एक टूर्नामेंट है। यह है जो है 1888 ईस्वी में पहली बार इसका आयोजन शिमला में किया गया था। डुरंड कप का पहली बार आयोजन जो है 1888 ईस्वी में कहाँ किया गया था? शिमला में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 593। भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित थी? जो अंडाला थी वो किससे संबंधित थी? कौन से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी? तो ऑप्शन की बात करें तो बौद्ध से, वैष्णव से, शाक्त से और शैव से। जो अंडाल थी वो वैष्णव जो संप्रदाय है उससे संबंधित, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, वैष्णव संप्रदाय। अंडाल जो है वो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध महिला संत थी। वे वैष्णव अलवार संत थे में से एकमात्र नारी थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल का जन्म 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 594। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी भारत की जो जीडीपी है उसके लिए कौन सी संस्था जो है जिम्मेदार उसकी गणना करने के लिए? तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय। तो इसमें जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये भारत की जीडीपी की गणना करती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 595। भारत एक खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है इंदिरा गांधी। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कृत एक पुस्तक है, यानी इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 596। राग मियाँ मल्हार का सर्जन किसने किया था? यानी मियाँ मल्हार जो राग है इसका सर्जन जो है वो किसने किया था? ऑप्शन ए है तानसेन द्वारा, पंडित जसराज द्वारा, मीराबाई द्वारा और अमीर खुसरो द्वारा। जो मियाँ मल्हार जो है वो तानसेन द्वारा जो है सर्जित जो है एक राग है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा तानसेन। तानसेन जो है कि अन्य रागी की बात करें तो मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, गुजरी तोड़ी आदि जो रागों की रचना भी तानसेन ने की थी। कौन कौन सी? मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, गुजरी तोड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 597। सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? यानी सत्रिया जो नृत्य शैली है इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन ए है असम में, बी है तमिलनाडु में, सी है कर्नाटका में और डी है आंध्र प्रदेश में। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा देख लीजिए आप। असम, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सत्रिया जो है असम की एक नृत्य शैली है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा असम। इसकी उत्पत्ति जो है 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव ने नव वैष्णव आंदोलन के एक हिस्से के रूप में सत्तरमठ में की थी। सत्रिया नृत्य 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 598। बेडावलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? जो बेडावलाइन जो दवा है इसको किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है तीव्र अतिश्वेत रक्तता के लिए, अस्थि संधि शोध के लिए, MDR टीबी के लिए, हैजा के लिए। जो बेडावलाइन है उसको टीबी के लिए, जो MDR टीबी है इसके लिए विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा MDR टीबी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 599। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट्स राजवंश के तहत विकसित हुई थी। यानी कौन से राजवंश के तहत गांधार कला शैली विकसित हुई थी? ऑप्शन ए है चोल, मौर्य, नंद और कुषाण। तो ये किसके द्वारा हुई थी? गांधार जो कला शैली है वो कुषाणों के द्वारा जो है विकसित हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा कुषाण। इसको यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर देशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा गया। गांधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई है। कुषाण काल मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है।
ये याद रखना। ग्रीक बौद्ध शैली किसे कहते हैं? तो गांधार कला शैली को ही ग्रीक बौद्ध शैली भी कहते हैं। लेकिन इसका जो निर्माण का ढंग है वो यूनानी रोमन था, यूनानी रोमन इसका निर्माण का ढंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 600, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है, यानी अरब सागर में जाके मिलती है? तो ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। जो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है, बाकी कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 601, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन। तो 4 गैसें दी हुई है, इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा ऑर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, ऑर्गन। बाकी जैसे हम बात करें ग्रीन हाउस प्रवाह गैसों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन आदि गैसें उत्पन्न करती है। ध्यान तो है कि ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 602, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? ऑप्शन ए काली जमीन, शुष्क जमीन, जलोढ़ जमीन, लेटराइट जमीन। 4 ऑप्शन हमारे पास में है। उत्तरी मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें जो है पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रस, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर एवं नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी मुख्यतः 3 नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 603, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन ए है हमारा लातविया में, अदन में, यूनान में और बगदाद में। तो ग्रीस खेलों की जो उत्पत्ति की बात करें तो हमारे यूनान की राजधानी क्या थी? एथेंस। एथेंस में इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 604, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषणा करी थी? तो ऑप्शन ए है 1930 को, 1920 को, 1942 को, 1935 को। तो ये 1930 की घटना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 1930। यह कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये 45वां अधिवेशन था और ये 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था। 26 जनवरी को इसी कारण से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 26 जनवरी को अविस्मरणीय बनाने के लिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 605, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रीज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है इसका रंग, लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन का विभाजन होना। तो इस पे रीज़न क्या है मोस्टली? तो इसका रीज़न है इसमें प्रोटीन का विभाजन होना जो है, सॉरी इसमें जो है लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होना जो है खट्टा होने का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है, इस वजह से दूध जो है खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। होता क्या है, ग्रीष्म काल में अगर दूध को हम फ्रिज के बाहर रख देते हैं तो वह खट्टा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? लैक्टिक एसिड जो होती है उसमें लैक्टोज शर्करा का जो रूपांतरण हो जाता है वो उसमें परिवर्तित हो जाती है। इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एक लाभदायक जीवाणु है। इसके लिए क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस जो एक जीवाणु होता है वो इसके लिए जो लाभदायक है, जो दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है। दूध से क्या करता है, दही बनाता है। ये जीवाणु दूध में उपस्थित जो लैक्टोज जो नामक शर्करा होती है उसको क्या होता है, लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 606, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? रोबेन द्वीप की बात कर रहा है। रोबेन द्वीप जो है किस विभूति से संबंधित है? ऑप्शन ए
जॉन एफ कैनेडी के द्वारा, विंस्टन चर्चिल, जिम्मी कार्टर और नेल्सन मंडेला। तो रोबेन द्वीप जो है वो नेल्सन मंडेला के लिए जो है से संबंधित है। इस द्वीप का नाम जो है नेल्सन मंडेला द्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है 1991 में इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था। यह द्वीप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला ने अपने 27 साल कैद में 18 साल रोबेन आइलैंड जेल में बिताए थे। बाद में यह जेल स्वतंत्रता का प्रतीक बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 607। 1951 में भारतीय संघ यानी BJS की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किसने करी थी? तो ऑप्शन ए है आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, विनायक सावरकर। तो इसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना करी थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी करी गई थी। और कब करी गई थी? 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका चुनाव चिन्ह था दीपक। दीनदयाल उपाध्याय को इसका प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था और वर्ष 1980 में भारतीय जनसंघ को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो है पार्टी चुनाव चिन्ह की बात करें तो वह कमल का फूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 608। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? यानी मून वॉक जो प्रसिद्ध नृत्य चाल है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है एडेल के साथ, मिसा ब्राइन, फ्रेड एस्टेर, माइकल जैक्सन। तो मून वॉक जो है वो माइकल जैक्सन के साथ जुड़ी हुई। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, माइकल जैक्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 609। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास में बादशाही आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, देवबंद आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन जो है इसका इन्होंने जो है नेतृत्व करा था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, खिलाफत आंदोलन। और ये 1919 से 1924 तक चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 610। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों जरूरी है? यानी महत्वपूर्ण क्यों है आयोडीन युक्त नमक होना? ऑप्शन ए है यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, यह दृष्टि में सुधार करता है, यह थायराइड ग्रंथि में सुचारू संचालन में मदद करता है, यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है? जो थायराइड ग्रंथि है उसके सुचारू संचालन में मदद करता है आयोडीन। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 611। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण या निर्णायक भूमिका निभाई थी? कौन थे? एकीकरण में किसने जो महत्वपूर्ण या निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है TT कृष्णमूर्ति। तो इन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो है इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। यानी भद्रौली की महिलाओं ने इनको क्या कहा गया था? लौह पुरुष भी कहा था। बात करें भारत में जो है 565 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया था पटेल जी ने। और 3 ऐसी रियासतें थी जो कि सैनिक कार्रवाई जिसको हम लोग ऑपरेशन पोलो के तहत में इसको मिलाया गया था। जैसे बात करें हम लोग हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ को जो जनमत संग्रहण के आधार पर, तथा जम्मू एंड कश्मीर का एकीकरण 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ यानी जो वहाँ के राजा हरि सिंह जी थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 612। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने में खत्म किया जा सकता है। यानी किस दवा को लेने में जो पेट की एसिडिटी खत्म होती है? निम्न में से बात करें तो ऑप्शन है नींबू का रस, फलों का रस, बेकिंग सोडा, सब्जियां। तो इसमें बेकिंग सोडा को लेने से जो है पेट में होने वाली एसिडिटी को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 613। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए है 25वें संशोधन, 56वें संशोधन, 14वें संशोधन और 42वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 614। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए है मदुरई में, ओडिशा में,
केदारनाथ में, तिरुपति में। तो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो ओडिशा में स्थित। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर रहेगा ओडिशा। इसकी स्थापना जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 1236 से 1264 ईस्वी में करवाई गई थी। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव यानी अर्क के रथ के रूप में निर्मित है। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला तथा जटिल और समृद्ध मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 615 में छत पर वर्षा का जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी छत पर वर्षा का जल संचय करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? तो ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल। तो इसमें तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा तमिलनाडु, जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 616। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों किया गया था? रीजन है सदस्यों के बीच मतभेद थे, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कमीशन में भारत का वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, इसने रियासतों को विशेष अधिकार किए। तो इसमें हमारा आंसर बी रहेगा, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण से इनका बहिष्कार किया गया था। बात करें साइमन कमीशन जो है फरवरी 1928 में भारत आया था और इसके जो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ये भारत आया था। कौन आया था? सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 617। अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? 22 यानी भारत में 21 एम्स ऑलरेडी मौजूद है। तो 22वें की बात करें वो कहाँ पे खोलने की बात हो रही है? ये 2019 की बात है, उस समय करंट का क्वेश्चन था ये। तो झारखंड, असम, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो ये जो है हरियाणा में इसको खोलने की बात चल रही थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 618। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, गरीबी और महिलाओं के शोषण को कम करना। तो 4 हमारे पास आंसर है कि इसका मेन रीजन उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था इसका। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा तीव्र, टिकाऊ और समावेशी, अधिक समावेशी विकास। ये जो है 2012 से 2017 तक निर्धारित थी। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास था। बात करें यह जो है भारत सरकार की अंतरिम पंचवर्षीय योजना भी थी। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष जो है वो मनमोहन सिंह थे, उपाध्यक्ष जो थे वो मोन्टेग सिंह जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 619। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो ऑप्शन ए है 44वें, 42वें, 41वें और 43वें। तो इसको जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके इसको जो है एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये 1944 संशोधन हुआ कब था? 1978 में ये हुआ था। और इसमें जो है 19 जो 1F है, जो अनुच्छेद 19 का जो 1 का सब क्लोज F है, इसको हटा करके 1F है ये 1F को हटा करके 300 के में डाल दिया गया था। और साथ ही एक है 31 को भी, अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया था। 31 भी जो है इसी संबंधित था, जिसको हटा करके जो है 300 क में समाविष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 620। कागजी शिल्प सांजी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? कागजी शिल्प सांजी जो है इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ पर हुई है? तो ऑप्शन ए है कोयम्बटूर में, बी है मथुरा में, सी है भुवनेश्वर में और डी है इंदौर में। तो इसकी उत्पत्ति जो कहाँ पे हुई है? तो मथुरा में हुई है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा मथुरा। यह जो है ब्रज में प्रचलित अनेक कला क्षेत्रों में से एक है।
भगवान कृष्ण से संबंधित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होने के फलस्वरूप ब्रज मथुरा प्राचीन काल से ही विभिन्न लोक शैलियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सांझी कला मूलतः राधा कृष्ण से संबंधित पवित्र ग्रंथों से संबंध रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 621। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। जो इमली में मौजूद अम्ल है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा टार्टरिक अम्ल। बात करें टार्टरिक अम्ल जो है एक प्रकार का हाइड्रोक्सी कार्बोन जो सिलिक अम्ल है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CHO होता है। यह अम्ल प्राकृतिक रूप से केला, इमली व अंगूर में पाया जाता है। इस अम्ल का प्रयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में तथा खट्टा स्वाद प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 622। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी जिन्होंने जो है एकल बैडमिंटन क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था? तो ऑप्शन ए है PV सिंधु, अश्विनी P, साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट। तो इसमें जो है साइना नेहवाल जो थी वो पहली महिला थी जो कि जो ओलंपिक बैडमिंटन थे उनके एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली महिला बनी थी। इन्होंने जो है लंदन ओलंपिक्स 2012 जो लंदन में जो 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे उनके अंदर में इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 623। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? जो सच्चिदानंद सिन्हा थे भारतीय संविधान सभा के क्या थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इनके स्थान पर जो है स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो बात आती है मोहनदास करमचंद गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी रहेगा हमारे पास में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक जो है, प्रथम बैठक में उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उनको 9 दिसंबर को जो प्रथम बैठक हुई थी 1946 ईस्वी को, उसमें जो है इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद में जब दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यह जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इनका जो उपाध्यक्ष है वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 624। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप में विकसित खालिस्तान नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा करी थी। कौन सी ट्रेन की घोषणा करी थी? तो ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, वीर जवान एक्सप्रेस, वैकोम एक्सप्रेस। तो ऑप्शन हमारा ए है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 625। आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर जो है टी कृष्णामाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इसमें नहीं है आगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जो है कहा था, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को। जो देश के जो बहुउद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं में जो बहुउद्देश्य परियोजना थी, यानी जो बांध परियोजना जिसे सिंचाई और बिजली दोनों उत्पादित की जाती थी, उनको जो है भारत के आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, जो नए क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में उनके साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल JVR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।